एक था लल्लन। लल्लन ने कार बनाने की कंपनी शुरू की, कुछ पैसा इकट्ठा किया, उससे ज़मीन खरीदी, फैक्ट्री लगाई, कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी खरीदे। ये हो गया लल्लन का इन्वेस्टमेंट। अब काम करने के लिए लोग भी चाहिए, तो लल्लन ने रखे कुछ एम्प्लॉय। इनमें से एक एम्प्लॉय का नाम था आरव। आरव की ज़िंदगी वैसी ही है जैसी 90% लोगों की है। आरव नौकरी करता है, महीने की आखिरी तारीख को फिक्स तनख्वाह हाथ में मिल जाती है। अब सोचिए, आरव नौकरी क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले लल्लन के पास वापस लौटते हैं। लल्लन जल्द ही बन जाएगा एक बड़ी कंपनी का मालिक। कुछ सालों में वो कंपनी चलाने के लिए एक मैनेजर रख लेगा, शायद आरव को ही बना दे। इसके बाद लल्लन चाहे तो बैठ के आराम से खा सकता है। तो लल्लन ने कंपनी शुरू की, इससे उसे ढेर सारा पैसा मिला, वक्त भी मिला। चाहे तो वो अब बैठा रहे तसव्वुर जाना किए हुए। इससे पहले आप कहें कि लल्लन ऐसा क्यों करेगा, वो और मेहनत करेगा और फैक्ट्री डालेगा। अवश्य, लेकिन कम से कम उसके पास आज़ादी है, वो मालिक है। जबकि आरव नौकरी क्यों कर रहा है? आप कहेंगे तनख्वाह के लिए। तनख्वाह से क्या होगा? खा सकेगा, पी सकेगा, परिवार बना सकेगा, कुल मिलाकर कहें तो जिंदगी जी सकेगा। लेकिन आरव की जिंदगी क्या है? दिन के 12 घंटे उसके नौकरी की जदोजहद में निकल जाते हैं। यदि अनुमान लगाएं तो आरव की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी में चला जाता है, यानी नौकरी ही उसकी जिंदगी है। तो आरव नौकरी क्यों कर रहा है? जिंदगी जीने के लिए। और वो जिंदगी क्या है? नौकरी करते जाना। यानी आरव नौकरी क्या इसलिए कर रहा है कि वो नौकरी करता रह सके? मूल रूप से थॉट एक्सपेरिमेंट पश्चिम के दार्शनिक एलन वॉट्स ने दिया था। हमने इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। हालांकि ये सभी सवाल वर्तमान अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जहां अधिकतर लोग नौकरियों में खटते रहते हैं, जबकि मुट्ठी भर के हाथ में पूरी दुनिया की दौलत होती है। पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए नहीं। इससे पहले कि आप हमें मार्क्सवादी ठहरा दें, रुकिए, हम ये नहीं कह रहे ये सिस्टम गलत है। 150 साल का इतिहास बताता है कि अर्थव्यवस्था शायद इसी तरीके से चल सकती है, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। सवाल ये नहीं है कि आप पूंजीवाद के समर्थक हैं या विरोधी। बड़ा सवाल और ज़्यादा बेसिक सवाल ये है कि पूंजीवाद नामक इस सिस्टम ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में आखिर ले कैसे लिया? कहाँ से आया ये सिस्टम? इससे पहले क्या था? क्या आगे कुछ और हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम जानेंगे कथा कैपिटलिज्म की। तो कहानी शुरू होती है एकदम शुरू से। हम जंगलों में रहते थे, फिर खेतों में काम करने लगे। इसी बीच इंसानों के बीच एक नया विचार पैदा हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ईसा से 1800 साल पहले किसी लल्लन ने कहा, आज से ज़मीन मेरी। यहाँ से शुरुआत हुई उस कॉन्सेप्ट की जिसे कहा जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी, कोई आरव लल्लन को बेदखल नहीं कर देगा। ये कैसे सुनिश्चित हुआ? ये संभव हुआ राजशाही से। राजा के हाथ में सारी ताकत थी जो कानून तय करता था। इस तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरह का कानून बन गया, यानी जिसकी ज़मीन उसी की ज़मीन। चाहे तो आप खरीद बेच सकते, लेकिन लूट नहीं सकते। ये सिस्टम लंबे समय तक चला। इसके बाद शुरुआत हुई सामंतवाद की। सामंतवाद यानी सामंतों की सत्ता। सामंत ज़मीन के मालिक थे, मजदूर क्लास खेतों में काम करती थी और उपज का एक हिस्सा उन्हें अपने मेहनताने के रूप में मिल जाता था। यूरोप की बात करें तो 15वीं सदी तक सामंतवाद का प्रभुत्व रहा। इसके बाद शुरू हुआ मर्केंटिलिज्म का दौर, जिसे एक तरह का प्री कैपिटलिज्म भी कहा जा सकता है। मर्केंटिलिज्म क्या था और मर्केंटिलिज्म से कैपिटलिज्म की नींव कैसे पड़ी, ये समझने के लिए चलते हैं 16वीं सदी की यूरोप में। तो ये बात है साल 1517 की। जर्मनी के विटनबर्ग शहर में एक पादरी उठा और चर्च की तरफ चल दिया। चर्च के अंदर जाने के बजाय उसने चर्च की दीवारों पर कुछ कागज चिपका दिए। इस एक घटना से शुरुआत हुई उस प्रोसेस की जिसे ईसाई धर्म का रिफॉर्मेशन या सुधार कहा जाता है। इन पादरी का नाम था मार्टिन लूथर, एक धर्म सुधारक जिनका रोमन कैथोलिक चर्च ने बहिष्कार कर दिया था। मार्टिन लूथर की बातें इतनी फैली कि ईसाई धर्म में दरार पड़ गई और कैथोलिक से अलग एक बिल्कुल नई शाखा प्रोटेस्टेंट ईसाईयत की शुरुआत हो गई। यूरोप के कुछ राजा जो चर्च की मोनोपोली से परेशान थे, उन्होंने धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट शाखा को अपनाना शुरू किया, जिसके बाद यूरोप में धर्म की ताकत कम हुई और लोग धर्म से हटकर बाकी चीज़ों की तरफ बढ़े। इसके अलावा यूरोप एक और बदलाव से गुजर रहा था। 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग फैला, जिसने यूरोप की लगभग आधी आबादी को मार डाला। लिहाजा लेबर की कमी होने लगी। इन दो कारणों के चलते यूरोप के समाज में बड़े बदलाव हुए। पहला, जो पैसा सामंत और राजा चर्च में खर्च करते थे, वो अब व्यापार को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा, लोगों ने सेकुलर सब्जेक्ट्स या यूं कहें तो वो सब्जेक्ट्स जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी,
ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर में इजाफा हुआ और लोग शहरों की तरफ मूव होने लगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो खेती अब पहले जितना फायदेमंद व्यवसाय नहीं रह गया था, क्योंकि लेबर कम था और ज़मीन भी लिमिटेड थी। लिहाजा अर्थव्यवस्था को लेकर एक नया विचार उपजा, जिसे मर्केंटिलिज्म कहा गया। मर्केंटिलिज्म से पहले लोग खेती के जरिए धन पैदा करते थे। मतलब आपके पास ज़मीन है, आप अनाज उगाओ, पैसा कमाओ, या 2 बकरियों से 4 बकरी बनाओ, 2 को बेचो, पैसा कमाओ। लेकिन चाहे खेती हो या पशुधन, दोनों के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है और ज़मीन होती है लिमिटेड। इसलिए सवाल उठा कि नया पैसा कहाँ से आएगा। तो यहीं से शुरुआत हुई मर्केंटिलिज्म की। मर्केंटिलिज्म कहता था दुनिया में ज़मीन लिमिटेड है, इसलिए पैसा भी लिमिटेड है। अगर लल्लन को अमीर होना है तो उसे अरब की ज़मीन छीननी पड़ेगी, और यूरोप में ज़मीन लिमिटेड थी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना दुनिया के दूसरे देशों की तरफ बढ़ा जाए। मर्केंटिलिज्म की शुरुआत में 2 चीज़ों ने बड़ा असर डाला। हुआ यूं कि ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि वर्तमान में इस्तांबुल कहलाता है, उस पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ मेडिटेरियन सागर के रास्ते पर वेनिस ने अपनी मोनोपोली बना ली। इन दोनों कारणों से यूरोप और एशिया के बीच होने वाला ट्रेड काफ़ी प्रभावित हो गया था। इस दिक्कत से पार पाने के लिए पुर्तगाली, जिसका नाम वास्को डी गामा था, भारत पहुंचा। इसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ऐसे ही डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इन सबके बीच एक ही लड़ाई थी, व्यापार की लड़ाई। व्यापार की लड़ाई में यूरोप के देशों ने अफ्रीका और एशिया में अपनी कई कॉलोनीज बना ली। भारत के कई हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश दिया। क्या था इस आदेश में? 3.5 लाख पाउंड के कपड़े इंग्लैंड से खरीदकर भारत में कम दामों पर डंप किए जाएं, उसे भारत में कम दामों पर बेचा जाए, जिससे भारत में बनने वाले हाई क्वालिटी कपड़े की मार्केट में सेंध लगे। दूसरा आदेश इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही बात मर्केंटिलिज्म का मूल है। मर्केंटिलिज्म माने एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एक तरफा फ्री ट्रेड हो। मान लीजिए 2 देश हैं, ए और बी। अब ए ने बी पर कब्जा कर लिया है। इन दोनों देशों में कपड़े के व्यापार का कंपटीशन है। ऐसी सिचुएशन में ए अपने यहाँ बनने वाले कपड़ों को बी की मार्केट में फ्री एक्सेस दे। कैसे? ए से बी जाने वाले कपड़ों पर कोई टैक्स ना लगे, लेकिन बी देश में बनने वाले कपड़ों को बराबरी का मार्केट एक्सेस ना दिया जाए। बी से ए आने वाले कपड़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। ऐसा ही अंग्रेजों ने भारत के साथ भी किया। ब्रिटेन से भारत आने वाले कपड़ों पर भारत में 0 टैक्स था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत में बनने वाले कपड़े अगर इंग्लैंड जाएंगे तो उन पर बहुत टैक्स लगता था। ऐसा केवल कपड़ों के मामले में नहीं हुआ, बल्कि समुद्री जहाजों, हैंडीक्राफ्ट जैसे और भी कई सेक्टर्स में किया गया। एक तरफ इंग्लैंड से आया मटेरियल भारत में डंप किया गया, दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स को कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से भारत की कई इंडस्ट्रीज पूरी तरह टूट गईं। इंग्लैंड की कैपिटलिस्ट क्लास को बहुत फायदा हुआ, उन्हें नई मार्केट मिल गई। प्रॉफिट को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया गया, कई नई टेक्नोलॉजीज का विकास हुआ, जैसे कार, एयरक्राफ्ट आदि। अब देखिए मर्केंटिलिज्म ने यूरोप पर क्या असर डाला। मर्केंटिलिज्म से यूरोप में 3 बड़े बदलाव हुए, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और सोशल। बारी बारी से इनको समझ लेते हैं। यूरोप के राज्यों को भारत और चीन से व्यापार करने के लिए चाहिए था पैसा, क्योंकि उस वक्त पर इन देशों के पास भारत और चीन को बेचने लायक ऐसा कोई खास प्रोडक्ट था नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा उनके विरुद्ध रहता था। माने व्यापार से घाटा उन्हें ही होता था। वो बहुत सारे सोने के बदले भारत से प्रोडक्ट्स खरीद कर ले जाते थे। अब इतना सोना कहाँ से आएगा? उसके लिए उन्होंने एक रेवेन्यू मॉडल बनाया। उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया। अफ्रीका से लोगों को स्लेव या बंदी बनाकर अमेरिका ले जाते थे। अमेरिका में कैश क्रॉप की खेती करवाते थे, जैसे कॉटन, तंबाकू। उसको यूरोप के बाजारों में बेचते थे। इसके अलावा तंबाकू और ओपियम जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भारत और चीन अच्छे बाजार थे। इससे भी उनको पैसा मिलता था। इस पैसे से वो भारत और चीन से मसाले, सिल्क जैसी चीज़ें खरीदते थे, इन्हें यूरोप के बाजारों में बेचते थे। जब इस लेवल पर बिजनेस होगा तो पैसों का लेन देन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस वजह से जन्म हुआ बैंकिंग सिस्टम और बिजनेस कंपनियों का। नतीजा हुआ कि कर्ज का सिस्टम बना। सोने और चांदी के सिक्कों की जगह कागज के नोटों से पेमेंट का सिस्टम बना। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न कंपनी बनाने का रास्ता खुला, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, चार्टर कंपनी में प्रोफेशनल तरीके से काम शुरू हुआ, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसी ही एक कंपनी थी। यूरोप में एक नए क्लास का उदय हुआ। हमने आपको पहले बताया कि आमतौर पर 3 क्लासेस थे। चर्च, जिसे क्लर्जी कहते थे, राजा और उसके सामंत, जिसे नोबिलिटी कहते थे, और तीसरा प्रजा। लेकिन
इसके बाद मिडिल क्लास का उदय हुआ, जिसमें व्यापारी, बैंकर, शिप के मालिक और इन्वेस्टर्स शामिल थे, जो 17वीं सदी तक ताकतवर बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म के बाद नए पॉलिटिकल और सामाजिक विचारों का भी जन्म हुआ, जैसे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म। कई सेकुलर विषयों में रिसर्च और पढ़ाई भी बढ़ी, जैसे मेडिसिन, फिजिक्स। एक बार मर्केंटिलिज्म और कमर्शियल रिवोल्यूशन की वजह से यूरोप में बदलाव का जो पहिया घूमना शुरू हुआ, घूमता ही चला गया, लेकिन इसी के चलते काफ़ी दिक्कतें भी आईं। मसलन 18वीं सदी में आप देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति के बीज बोए जा रहे थे। अमेरिका, जो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, उसने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। लोकतंत्र, उदारवाद जैसे विचार जड़ें पकड़ने लगे थे। ऐसे माहौल में 18वीं सदी में स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक एडम स्मिथ ने एक सवाल पूछा, राजनीति में लोकतंत्र हो सकता है तो क्या अर्थव्यवस्था में भी लोकतंत्र आ सकता है? इस एक सवाल से शुरुआत हुई पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की। एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या कहती थी ये किताब? एक सवाल से इसे समझते हैं। धन क्या होता है? माने पशुधन एक प्रकार का धन है। धन उस चीज़ को कहते हैं जिससे हमें कुछ वैल्यू मिलती है। गाय भैंस से दूध मिलता है, इसलिए पशु एक प्रकार का धन माना जाता है। अब आप इस धन को बढ़ा सकते हो, बीज से फसल पैदा कर सकते हो, पशुधन में बढ़ोतरी हो सकती है। पहले वैल्यू बढ़ाने का ये तरीका था। एडम स्मिथ ने कहा नहीं, वैल्यू पैदा करने का एक और तरीका है, कपास लो और उससे कपड़ा बना लो। अब कपड़े में है कपास ही, लेकिन कपड़े की वैल्यू कपास से ज़्यादा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। एडम स्मिथ ने कहा बहुत सी ज़मीन, बहुत सा समय लगाकर हम खेती से थोड़ी वैल्यू पैदा करते हैं, इसके बजाय क्यों ना उद्योग लगाए जाएं जिसमें ज़मीन कम लगेगी और वैल्यू जो क्रिएट होगी वो ज़्यादा होगी। ये विचार उस समय में क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इसका मतलब किसी देश को अमीर होने के लिए दूसरे की ज़मीन कब्जानी ज़रूरी नहीं थी, बस ज़रूरत थी तो औद्योगिक क्रांति के। इत्तेफाक से इसी समय साइंस और टेक्नोलॉजी की जमकर तरक्की हो रही थी, लिहाजा एडम स्मिथ के आइडिया ने एक तरह से अर्थव्यवस्था में क्रांति के बीज बो दिए। हालांकि बीज को फूल बनने के लिए अभी एक कदम बाकी था। फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए थी और चाहिए थे मजदूर, लेकिन ये तो खेती वाले सिस्टम में भी होता था। एडम स्मिथ ने यहाँ एक नया विचार इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, संसाधन, रॉ मटेरियल, मशीनें, फैक्ट्री, सब कैपिटल है यानी पूंजी। पूंजी का निवेश कर आप प्रोडक्शन कर सकते थे और इस तरह पैदा हो सकती थी और ज़्यादा पूंजी, यानी एक प्रकार की मशीन जो पैसे से पैसा बनाती थी। हालांकि इस प्रक्रिया में एक और चीज़ की ज़रूरत थी, बाजार की। स्मिथ ने बाजार को आज़ाद करते हुए उसे नाम दिया फ्री मार्केट। लल्लन की तरह लोग तब खुद कंपनी नहीं खोल सकते थे। कौन बनाएगा, कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, ये सब सत्ता से कंट्रोल होता था। स्मिथ ने कहा मार्केट को खुला छोड़ दो, कौन क्या बनाएगा, कहाँ बेचेगा, ये लोगों पर आप छोड़ दीजिए। अब आज ये व्यवस्था सिंपल लगती है, कोई लल्लन जब चाहे कंपनी शुरू कर सकता है, लेकिन 300 साल पहले लोगों को ये आइडिया बेवकूफ़ी से भरा लगा, ऐसा लाजमी भी था। एडम स्मिथ ने एक पेन के उदाहरण से अपनी बात समझाई। सोचिए, अगर एक पेन बनाना है, अगर एक आदमी इसी पेन को बनाने की कोशिश करे एकदम शुरू से, तो उसे पहले लोहा निकालना पड़ेगा, उसे सांचे में डालना पड़ेगा, इंक बनानी पड़ेगी, फिर निब बनेगी। इस तरह एक आदमी अगर लगा रहे तो एक दिन में एक पेन भी नहीं बना पाएगा। लेकिन फ्री मार्केट में ऐसा नहीं होता। एक आदमी निब बनाता है, इंक कोई और बनाता है, पेन का खोल कोई और बनाता है, फिर एक आदमी इन तीनों को जोड़कर असेंबल कर एक पेन बना देता है। ऐसे में होता क्या है कि लोग अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, इससे चीज़ें और तेज़ी से और बेहतर बनती हैं। एडम ने कहा देशों के लेवल पर भी हमें फ्री मार्केट को लागू करना चाहिए। हर देश वही चीज़ बनाए जिसमें वो माहिर है और उसको दे दे जिसे उस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे ही आप दूसरे देशों से वो आयात कर लें जिसकी आपको ज़रूरत है। सबको सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एडम ने कहा इसमें सबका फ़ायदा है। अब आपने मर्केंटिलिज्म वाले चैप्टर में जाना था कि पहले लोग आयात नहीं करते थे, निर्यात करना फ़ायदेमंद माना जाता था, जबकि एडम स्मिथ ने कहा फ्री मार्केट में दोनों को फ़ायदा होगा। एडम ने इसे इनविजिबल हैंड ऑफ फ्री मार्केट का नाम दिया। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अपना लल्लन कार की फैक्ट्री डालता है। आरव जो नौकरी से परेशान है एकदम फैसला करता है वो खुद भी फैक्ट्री डालेगा। अब दोनों के बीच कंपटीशन, आगे बढ़ने के लिए दोनों क्या करेंगे, या तो बेहतर कार बनाएंगे या सस्ती बनाएंगे, यानी कुल मिलाकर फ़ायदा होगा खरीदार को। यही इनविजिबल हैंड है, कंपनी को भी फायदा, कस्टमर को भी फायदा। इनविजिबल हैंड के पीछे एडम स्मिथ एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं बेकरी वाला आपके लिए इसलिए ब्रेड नहीं बनाता क्योंकि वो आपका पेट भरना चाहता है, वो अपने फायदे के लिए ब्रेड बनाता है। कहने का मतलब एक फ्री मार्केट में सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन फायदा सबका होता है।
एडम स्मिथ का ये विचार क्रांतिकारी था, इतना क्रांतिकारी कि पूरी दुनिया आज स्मिथ के दिए आइडियाज के हिसाब से चलती है। कैपिटलिज्म में बदलाव हुए हैं लेकिन मूल आइडिया आज भी वही है। अभी तक आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि स्मिथ ने तो बढ़िया बात की थी, सही कह रहे थे वो, लेकिन फिर सवाल वही, इस सिस्टम में लल्लन की पौबारा है, जबकि आरव जैसे एम्प्लॉय के लिए ये अक्सर मसला घिसटते रहने वाला हो जाता है। अब समझिए ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर एंट्री होती है एक और ज़बरदस्त विचारक की, जिनके नाम से आप वाकिफ होंगे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को अक्सर हम साम्यवाद के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में साम्यवाद पैदा हुआ पूंजीवाद के एनालिसिस से। मार्क्स ने पूंजीवाद की जो विवेचना की वो अपने आप में एक अलग वीडियो का सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें हम आपको बता देते हैं। मार्क्स ने माना कि पूंजीवाद के चलते कई फायदे हुए हैं, मसलन नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई, प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, लोग खेती की जगह व्हाइट कॉलर जॉब्स करने लगे, जैसे मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एक प्रोफेशनल बैंकिंग सिस्टम बना। लेकिन पूंजीवाद से कई दिक्कतें भी पैदा हुई, मसलन समाज दो तबकों में बंट गया, लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास। मार्क्स ने पूंजीवाद की निंदा ये कहते हुए की कि इस सिस्टम में प्रॉफिट लेबर के शोषण से पैदा होता है। मार्क्स के अनुसार प्रॉफिट लेबर की चोरी है। इसके अलावा मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी सिस्टम में माइग्रेशन की समस्या पैदा हुई। लोग गांव से निकलकर शहरों में एक बेहतर काम की तलाश में आए। जब अचानक से यूरोप के शहरों में स्लम्स बने, जहां साफ सफाई, पीने का पानी और एक डिग्निटी ऑफ लाइफ जैसी चीज़ें उनको नहीं मिली। आज भी भारत में और दुनिया के कई और देशों में ये समस्या बनी हुई है। इसके अलावा आर्थिक असमानता बढ़ी। एक तरफ फैक्ट्री के मालिकों के पास अथाह पैसा था, दूसरी तरफ फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास सिर्फ निश्चित वेतन, मेंटेनेंस, माल और वेतन काट कर जितना भी प्रॉफिट होता था उस पर पूरा हक कंपनी के मालिक का था। मार्क्स ने आगाह किया कि एक पूंजीवादी सिस्टम में गरीब और अमीरों के बीच खाई बढ़ती जाएगी। पूंजीवाद की एक और समस्या है, फैक्ट्री का मालिक लल्लन ज़्यादा पैसा कमा रहा है या एम्प्लॉय आरव कम कमा रहा है, ये एक बात है, लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि आरव एक दिन काम से निकल जाएगा। देखिए, आदमी काम करता है तो अपने काम से उसे जुड़ाव भी महसूस होता है। जूता बनाने वाला अगर जूता बना रहा है तो वो जूते से कुछ लगाव महसूस करेगा, उस पूरी प्रोसेस से भी करेगा। अब आरव की नौकरी कभी ना कभी ख़त्म होगी तो वो क्या अपने काम का मालिक होगा जो उसने बनाया, क्या उस पर उसका कोई हक होगा? लल्लन अपने काम से हमेशा कनेक्टेड महसूस करेगा, ये तय है, क्योंकि वो उसका सपना है, उसकी अपनी बनाई चीज़ है जिसका वो मालिक है। जबकि आरव एक तो सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरा उसकी अपनी बनाई चीज़ पर उसका कोई हक नहीं है, इसलिए वो कभी अपने काम से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा, जिसे कार्ल मार्क्स ने एलियनेशन का नाम दिया था। मार्क्स ने इसके बाद कहा कि एक दिन मजदूर क्लास खुद कैपिटलिज्म से परेशान होकर विद्रोह कर देगा और उस दिन होगी साम्यवाद की शुरुआत। मार्क्स के लिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन फिर उनके चेलों ने साम्यवाद का वो स्वरूप लागू किया कि सत्ता ने तानाशाही का रूप ले लिया। सोवियत संघ के पतन के साथ ही साम्यवाद एक तरफ नेपथ्य में चला गया। जहाँ तक कैपिटलिज्म की बात है, उसकी धूमधाम आज भी मची हुई है। हालांकि फिर चाहे वो अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ता अंतर हो, माइग्रेशन की समस्या हो, क्लाइमेट चेंज हो, पूंजीवाद के आगे नई चुनौतियाँ हैं, और फिर चाहे पूंजीवाद का कोई ऑल्टरनेटिव वर्तमान में दिखाई ना देता हो। आरव का ये सवाल भी जायज़ है कि क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैदा हुए हैं? जवाब हो सकता है कि आरव को भी लल्लन बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या आरवों के बिना लल्लन हो सकता है? या अगर सब लल्लन हो गए तो फिर आरव कहाँ से आएगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जाते जाते आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गाँव या शहर में आएँ तो आप बताइए अपनी लोकसभा सीट का नाम, और ये भी बताइए कि कौन से फैक्टर्स इस सीट को खास बनाते हैं। कहाँ पर बताना है? chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। आपके लिए आज का एपिसोड लेकर आए थे हमारे साथी आकाश सिंह। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।